नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। छंद को सरलता प्रदान करने के लिए, हिंदी को सरलता और सहजता प्रदान करने के लिए। आज की इस कक्षा में हम सब जानेंगे छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा, छंद के भेद, छंद के अंग, छंद किन अवयवों से मिलकर बना है। इसे जानने के लिए आज की इस कक्षा को मैं आप सबके बीच में वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि पूर्व के भांति यह भी वीडियो आप सबके लिए लाभप्रद होगा और ज्ञानदायी होगा। माता वीणा पाड़ी को नमन करते हुए आज की इस वीडियो को मैं आरंभ करता हूँ। छंद का अर्थ होता है बांधना। छंद का अर्थ होता है बंधना या बांधना। अब किसे बांधना? हमने वर्णों को या अक्षर को या ध्वनियों को हमने एक नियम के तहत अगर बांध दिया तो हम उसको कहते हैं स्वर, छंद कहते हैं, क्षमा, छंद कहते हैं। वहां जहां पर वर्ण या ध्वनियां किसी एक नियम में बंधे हों और बंधने के पश्चात जो हमें एक आनंद दे, उस आनंद को भी जो है हम कहते हैं छंद। ऐसे छंदों के बंधने के पश्चात हमें आनंद की अनुभूतियां होती है, इसे हम छंद कहते हैं, जहां पर वर्णों को हम बांधते हैं। छंद कुछ अवयवों से मिलकर बना होता है और अगर हम महर्षि पाणिनि के अनुसार अगर देखें तो महर्षि पाणिनि ने कहा था कि चंदति हस्यति दीप्यतो वा छंदेत। दीप्यतो वा तच्छंद, वह छंद होता है जो अपने आप में एक धातु अर्थात चद धातु से बना हुआ है। चद धातु का अर्थ होता है संस्कृत में आनंददायी। तो हम इसे जानते हैं और यदि अगर हम वहीं पर और अन्य अगर हम देखें कि अन्य कलमकारों का या अन्य ऋषि मुनियों का, छंद शास्त्रियों का छंद को लेकर क्या मत रहा है, तो अगर हम प्रभाकर मिश्र जी की बातें को सुने और प्रभाकर मिश्र जी की बातों को भी अगर समझें तो उन्होंने भी कहा कि छांदसी छांदनाथ। तो उन्होंने भी कहा था कहीं पर, तो हम कहते हैं कि एक प्रकार का हमारे मन मस्तिष्क में एक आवरण सा बन जाता है, उसको सुनने के पश्चात वो छंद होता है। आइए छंद के कुछ अवयव, कुछ के अंग, उसके कुछ भेद जानने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबके बीच में आज की इस कक्षा को संचालित करता हूँ। ये चार्ट प्रत्येक कक्षा के अनुसार मैंने बना रखा है। ये लिखा हुआ छंद, छंद के भेद और छंद के अंग। छंद के अंग 7 होते हैं। उन 7 अंगों से, 7 अवयवों से मिलकर हमारा छंद बना होता है। सबसे पहले जाने कि छंद, मैंने आपको बता दिया छंद की परिभाषा। छंद शब्दों का वह क्रम, शब्दों का, वर्णों का वह क्रम, ध्वनियों का वह क्रम जो एक नियम के अंतर्गत बंधा हो, जो एक नियम के अंतर्गत बंधा हो, उसे हम छंद कहते हैं। छंद में हमें अगर देखें तो छंद के जो अवयव हैं हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे। छंद में चरण होंगे, चरण या पद, या हम उसे पाद भी कहते हैं। एक चरण, तो भिन्न भिन्न चरण मिल सकते हैं हमको। इसके साथ साथ छंद में हमें वर्ण या मात्रा मिलेंगे। दूसरा अंग वर्ण या मात्रा होगा। तीसरा अंग अगर हम देखने चले तो गण। गण, अगर वार्णिक छंद होंगे तो वहां पर गण देखने को मिलेंगे, मात्रिक छंद होंगे तो वहां पर कल संयोजन देखने को मिलेगा हमें। तो ये हमें देखने को मिलेगी, कल संख्या, मात्रा संख्या। और चौथा अगर हम आते हैं उस पर, अगर मात्रिक छंद होंगे तो हम मात्रिक में भी देखेंगे तो हमें 2 प्रकार की मात्राएं मिलेंगी। वार्णिक भी अगर होंगे, गण भी होंगे तो 2 प्रकार के होंगे, या तो वो लघु होंगे या तो गुरु होंगे। तो हमें लघु और गुरु भी देखने को मिलेंगे। उसके पश्चात देखिए हम उस पर कि उस पर एक गति होती है, उस छंदों को पढ़ने की एक गति होती है। जैसे आप सभी ने आल्हा सुना है, आला छंद। जब आला छंद पढ़ते थे तो एक विशेष गति के साथ हम उस छंद का उच्चारण करते थे। उसका नाद जो होता था एक गति के साथ होता था। वीर रस जब हम पढ़ते तो एक गति के साथ उसका उच्चारण करते हैं। घनाक्षरी जब उच्चारण करते हैं तो एक गति के साथ उसका उच्चारण करते हैं। तो वो एक गति उसके अंदर में होती है। और उसके पश्चात देखें हम तो वो होता है यति। यति अर्थात होता है कॉमा। कॉमा हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्प विराम, यति। यह किसी पंक्ति में चरणों को विभक्त करने के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है, जो हमें स्वच्छंदता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कुछ क्षण तक हम वहां पर रुक सकते हैं। तो ये यति अर्थात वहां पर अल्प विराम भी पाया जाता है। और अंत में होता है छंदों में वो है तुक, तुक या तुकांत। तो तुक भी हम देखेंगे जब छंदों को पढ़ेंगे तो छंदों में आपने देखा होगा कि छंद चाहे मात्रिक छंद हो, चाहे वह
वार्णिक छंद हो, अगर वार्णिक छंदों को भी देखें हम पंचामर छंद को, तो उसमें उस पर भी जब हम सृजन करने चलते हैं तो उसके चरण के अंत में तुकांत रखते हैं। चौपाई को देख ले, हनुमान चालीसा को देख ले आप, जो चौपाई पर लिखी गई है। रामायण में बहुत सारे दोहों को देख लिया आप, दोहे के चरण के अंत में तुक मिलते हैं। तुक अर्थात ऐसे ध्वनि का समूह जिसकी ध्वनि आपस में एक प्रकार की हो, उसको हम तुक कहते हैं। तो छंद में ये 7 अंग पाए जाते हैं, 7 अंग पाए जाते हैं। इसके पश्चात दूसरी अगर बात करें हम, इसके क्रमशः हम इसके बारे में विस्तृत रूप से, जहां पर हम तुक को पढ़ेंगे, जहां पर यति को हमने बता दिया, गति को हमने बताया, तो इसका ध्यान रखते हुए हम इसको अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे अगर हम गति की बात कर ले, छंदों में गति किस प्रकार से होती है? छंदों में गति इस प्रकार से होती है जैसे हम सामान्यतः सड़क पर चलते हैं और वहां पर गति अवरोधक होते हैं, तो गति अवरोधक क्या करते हैं? हमारी गति को रोक देते हैं। उसी प्रकार से अगर शब्दों का क्रम एक विशेष संयोजन में हो तो उस पर गति आती है, और यदि अगर उसके संयोजन का क्रम कहीं अस्थायी रूप से भी बाधित हो तो वहां पर उसमें रुकावट आ जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आप सबके बीच में रखता हूँ, वह बाजार तो जाता, वह बाजार तो जाता है, वह बाजार तो जाता है, मैंने ऐसे कहा। और मैं इसी शब्द को कहता हूं, वह बाजार तो जाता है। तो जो जाता और तो है, इसका क्रम जो बदल रहा है, ये हमारी गेयता को प्रभावित कर देता है। अगर हम शुद्ध और सरल रूप में अगर कहें, साधारण वाक्य के रूप में हम कहें, तो हम क्या कहेंगे वहां पर कि आप देखें उसको कि आप हम क्या कहेंगे? वह बाजार जाता है, ये तो वह बाजार जाता तो है, ऐसे कह सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से बाधक जो होते हैं वो इसकी गति को प्रभावित करते हैं। इसके साथ में हमने बताया वर्ण, वर्ण की संख्या हमने देखा था, लघु वर्ण होंगे या फिर गुरु वर्ण होंगे। स्वर के आधार पर हमने देखा था, वर्णमाला के आधार पर देखा था कि लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, इसके आधार पर हमने जानने का प्रयास किया था। इसके बाद आता है हमारा गति, मैंने बता दिया, यति बता दिया, और अंत में आता तुक। तो तुक के लिए एक विशेष कक्षा आप सबके लिए आयोजित करके एक विशेष वीडियो के माध्यम से, एक पूरे तुकांत पर एक नया वीडियो बनाकर मैं आप सबके पीछे पुनः आऊंगा। आगे चलते हैं, छंद के भेद देखते हैं। छंद के भेद क्या होते हैं? 2 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद। जहां पर आधार वर्ण हो उसको वार्णिक छंद कहेंगे, जहां पर आधार मात्राएं हो वहां पर हम उसको मात्रिक छंद कहेंगे। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेद बिल्कुल एक समान होते हैं। देखिएगा, यहाँ सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, 3 भाग हो गए। इसी प्रकार से आप देखें वार्णिक छंद में समवृत्त, वार्णिक में जब आएंगे तो ये मात्रिक जो था सममात्रिक था, यहाँ पर समवृत्त हो जाएगा, और यहाँ पर अर्ध समवृत्त हो जाएगा, और एक विषमवृत्त हो जाएगा। इसके पश्चात देखें साधारण और दंडक। साधारण और दंडक हमने देखा, जब समवृत्त जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। समवृत्त जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसे हम साधारण समवृत्त कहते हैं और एक जिसे कहते हैं दंडक समवृत्त कहते हैं, दंडक समवृत्त। साधारण समवृत्त वे होते हैं जहां पर वर्णों की संख्या 32 से कम हो या 26 से कम हो, है ना, 26 से कम हो तब तक हम उसे साधारण कहेंगे, और 26 से अगर वो ऊपर हो चले तब हम उसे दंडक समवृत्त कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सममात्रिक छंद जो है ये 26 मात्राओं से अगर ऊपर जाते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? साधारण और दंडक, 2 मुख्य भेदों में इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, मात्राओं का भार जो होता है इसके आधार पर हम इसे दंडक और सम, साधारण 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक वार्णिक छंद हो गया, दूसरा मात्रिक छंद हो गया। ये तो हमने देखा इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। इसके अलावा जब हम आते हैं कि छंदों में प्रभाकर जी ने कहा था कि लघु गुरु चारों चरण क्रमशः मिले समान, वर्ण व्रत, या उसे हम कहते हैं कि समव्रत वह जानिए, समव्रत वह जानिए, मात्रिक शेष समान। अगर वहां पर लघु गुरु का एक निश्चित क्रम हो, जिन छंदों में लघु गुरु का एक निश्चित क्रम हो, ऐसे छंदों को हम सदैव समवृत्त छंद कहते हैं, समवृत्त छंद कहते हैं। अब इसके बहुत सारे भेद निकल आएंगे,
है ना। और जिन छंदों में मात्राओं का क्रम एक निश्चित क्रम पर ना हो, कि लघु और गुरु का एक निश्चित स्थान ना हो, ऐसे छंदों को हम मात्रिक छंद की श्रेणी में रखते हैं। तो आज की कक्षा में हमने केवल छंदों को जाना, छंदों के भेद को जाना कि छंद क्या होते हैं। इसके साथ में हमने मात्रिक छंद देखा, वार्णिक छंद देखा। वार्णिक छंदों के कुछ अगर उदाहरण देखें हम, तो आपने देखा होगा कि इस पर घनाक्षरी आपने सुना है, जो वार्णिक छंदों पर लिखी जाती है। और इसके अलावा पंचामर छंद आपने देखा, जो वर्णों पर लिखी जाती है, जहां पर गणना हम मात्रा के आधार पर ना करके हम उसे वर्णों के आधार पर करते हैं। इसी प्रकार से मात्रिक छंद में आपने देखा सब बहुत प्रसिद्ध जो है हमारा दोहा, और इसके पश्चात बहुत प्रसिद्ध हमारा होता है चौपाई, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे छंद हैं जो आपके मात्रिक छंद हैं, सरसी हो, सार हो, कुकुब हो, तांडव हो, तो बहुत सारे छंद आपको इस श्रेणी में मिलेंगे। आपने इन सभी कुछ चीजों को देखा। चरण की बात अगर कह लो, इसके अंगों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए हमें। चरण और पद ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात आप सबसे करना चाहूंगा। छंद प्रायः 4 चरण में लिखे जाते हैं। छंद प्रायः 4 चरण में लिखे जाते हैं, और एक चरण जो होता है वो यति के द्वारा उसको सीमांकित किया जाता है। या हम यूं कह लें कि जब 4 चरण पर लिखते हैं तो उसके चतुर्थांश भाग को, चौथे भाग को हम चरण कह लेते हैं। चौथे भाग को हम चरण कह लेते हैं। जैसे आपने दोहा सुना है, उस दोहे में यति के पूर्व आने वाला 13 मात्रा वो एक चरण कहलाएगा, और यति के पश्चात आने वाले 11 मात्रा एक चरण कहलाएंगे। इस प्रकार से कुल 4 चरण होंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि चरण अर्थात किसी छंद के उसका चौथा भाग उसका चरण कहलाता है। चरण भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला सम चरण और दूसरा विषम चरण। हम उसको क्रमांक देंगे 1 2 3 4। हमने देखा कि 4 चरण पर लिखे जाते हैं, तो अगर 1 है तो वो विषम, 2 है तो सम, 3 है तो विषम, 4 है तो सम। इस प्रकार से 2 सम 2 विषम 4 चरण में, इसका ध्यान देंगे। इसके अलावा हम देखते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा के लिए भी मैंने आप सबको वीडियो में पहले भी बता चुका था कि उसके लघु स्वर के आधार पर जब कोई व्यंजन लघु स्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो लघु वर्ण कहलाते हैं, और वहीं पर जब कोई व्यंजन गुरु स्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो गुरु वर्ण हो जाते हैं। तो ये हमने वर्ण को भी देखा। और मात्रा की अगर बात करें तो मात्रा मैंने आपको बताया था, जब मात्रा की गणना करते हैं तो हम 2 प्रकार से करते हैं, एक लघु और दूसरा दीर्घ। लघु मात्रा उसे कहते हैं जहां पर किसी व्यंजन के उच्चारण में लगने वाला समय बहुत कम हो, उसे हम लघु मात्रा कहते हैं। इसी प्रकार से गुरु क्षमा चाहूंगा, किसी व्यंजन के उच्चारण में लगने वाला समय जब ज्यादा हो तब हम उसे गुरु या दीर्घ कहते हैं। इसे हम 2 से निरूपित करते हैं, और लघु मात्रा को सदैव हम 1 से निरूपित करते हैं। आते हैं आगे, संख्या क्रम और गण को देख ले। संख्या क्रम क्या है, मैंने अभी कुछ देर पूर्व बताया आपको कि जहां पर एक निश्चित संख्या हो, 1 2 1 या 2 2 1, इस प्रकार से अगर कोई एक निश्चित संख्या क्रम दिया हो हमें, जिस पर हम संयोजन करते हैं, उसको हम कहते हैं कल संयोजन। कल यानी मात्राओं का संयोजन, या फिर हम कहते हैं गण संयोजन। गण के संयोजन पर भी हमें इसी प्रकार से मात्राएं देखने को मिलेगी, उसकी बनावट देखने को मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं संख्या, मात्रा या क्रम या फिर गण कहते हैं। और गण 8 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम अगली कक्षा आप सबके बीच में लाएंगे, और सभी 8 गण को आपको क्रमशः एक एक करके उस वीडियो में आप सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे। गण की एक परिभाषा आप सबके बीच में रख देता हूँ। गण शब्दों के वे समूह होते हैं जो न्यूनतम 3 और अधिकतम 3 पूर्ण वर्णों से बने होते हैं। जो अधिकतम 3 पूर्ण वर्ण और न्यूनतम 3 पूर्ण वर्णों से मिलकर बने होते हैं। विश्व के समस्त शब्द जिनमें 3 पूर्ण वर्ण हैं, 3 पूर्ण वर्ण हैं, या 3 न्यूनतम पूर्ण वर्ण है, 3 अधिकतम पूर्ण या 3 न्यूनतम पूर्ण वर्ण है, वो समस्त शब्द जो है 8 प्रकार के गणों के भीतर समाहित होते हैं। तो हमने इसे भी देख लिया। गति मैंने आपको अभी बताया कि गति किसी छंद को पढ़ने के समय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक निश्चित गति का होना ये आवश्यक है ना। तो गति हमने देखा कि अगर उसमें कोई बाधक आ रहा है तो उस गति को कम कर देगा। इसलिए हमारे छंद एक निश्चित सृजन पर, निश्चित क्रम पर, निश्चित संयोजन पर होने चाहिए। इसको हम गति कहते हैं। और इसके पश्चात हम देखें कि यति को हमने देखा। यति क्या होता है? यति
चरण को विभक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कुछ क्षणों के लिए हम काव्य पाठ में आराम या विराम ले सकते हैं, है ना। वहां पर हमें श्वास लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अंत में आता हूँ आप सबके बीच में तुक के रूप में। तुक क्या होते हैं? तुक मैंने आप सबको बताया कि ध्वनि के वे समूह, अक्षरों के वह समूह जो ध्वनि में एक समान हो, उसे जो है हम तुक कहेंगे। और ये प्रायः तुकांत जो है अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तुक का प्रयोग जो है कई बार हम मध्य में भी करते हैं, अलग अलग छंदों में अलग अलग स्थानों पर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हम चार, बार, वार, धार, इस प्रकार के शब्दों से हम तुक मिलाते हैं। अगर अंग्रेजी में जाते हैं तो इसे राइमिंग कहते हैं। तो ये तुक मिलाना हो गया। इस प्रकार से 7 अंग हमने देखे इसके, और इस छंदों के भेद हमने देखे। मात्रिक, वार्णिक, सभी के दोनों के दो प्रकार होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद आगे चलकर साधारण सममात्रिक बनाता है और दंडक सममात्रिक बनाता है। इसी प्रकार से समव्रत, अर्धसमव्रत और विषमव्रत। इसी प्रकार से जब समव्रत को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यह साधारण समवृत छंद और दंडक समवृत छंद में बढ़ जाता है। ये छंदों की एक छोटी सी कक्षा, छोटा सा वीडियो मैं आप सबके बीच में रखा। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगर सारे वीडियो, सारी जानकारी अगर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी देकर हिंदी साहित्य की ओर आपका रुझान बढ़ाए, तो मुझे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आपका स्नेह, प्यार और अनुग्रह, आशीष इसी प्रकार से बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आप सभी का।